नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती 2020-21 परीक्षा के लिए जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को। इससे पहले मैं सेल एक चैप्टर था जिसे कंप्लीट करा चुका हूँ 10 क्वेश्चंस में। और अब जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका जेनेटिक्स एंड द एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा है, विच सेल ऑर्गेनिल्स हैव इट्स ओन डीएनए। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आपका कोशिका का अंग है जो अपने अंदर डीएनए को रखता है। तो लाइजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। तो आप पहली वाली वीडियो जरूर देखना सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। उससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका लाइजोसोम्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और आपका क्या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो अगर डीएनए की बात करूं, जो अपने अंदर डीएनए को रखते हैं, वैसे सेल जो होते हैं, जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आपका डीएनए फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर डीएनए जो होता है वो आरएनए में चेंज हो जाता है बाय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और फिर जो आरएनए होता है वो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका किसमें, प्रोटीन में चेंज हो जाता है। तो पर ऐसे कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो अपने अंदर डीएनए को भी रखते हैं? तो ये हैं आपके दो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा फोर्थ बनेगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट पॉजेसेस देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। एक और चीज़ बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में आपका पाया जाता है, चाहे वो एनिमल सेल्स हो चाहे आपकी प्लांट सेल्स हो। पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल और केवल आपका किस में होता है, प्लांट सेल्स में होता है। ये दोनों में होता है, एनिमल में भी होता है, एनिमल सेल्स में भी देखने को मिलेगा और आपका प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा। तो लिखा पोजेस देयर ओन जेनेटिकल मटेरियल, दस दे आर कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स। The mitochondrial DNA and the plastid DNA possesses genes which produces the proteins necessary for the functioning of the mitochondria and the chloroplast respectively. Mitochondria, unless spatially stained, are not easily visible under the microscope. The number of the mitochondria per cell is variable depending on the physiological activities of the cells. In terms of the shape and the size, also a considerable degree of the variability is observed. Typically, it is a sausage shaped. इसका जो शेप होता है वो sausage shape का होता है। सॉसेज देखा, जो हॉट डॉग के अंदर जो पड़ता है ना आपका सॉसेज, उसकी तरह होता है, या सिलेंड्रिकल हैविंग देखने को मिलता है, या सिलेंडर का टाइप आप लगा सकते हैं। इसका डायमीटर जो होता है 0.2 टू 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो लेंथ होती है वो लगभग 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दोनों होती है, इनर होती है, आउटर भी होती है। तो आउटर membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, the outer compartment and the inner compartment। चलो देख लेते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। तो दो तरीके के सेल्स आपको मैंने बताया था। वैसे दोनों सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स जो पार्ट है वो किसका है, यूकैरियोटिक सेल्स का है। मैंने दोनों सेल्स बताए थे, एक प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें आपका न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल जिसमें आपका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जिनमें प्रेजेंट होता है तो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल उसी के एग्जाम्पल है। तो देख लीजिए, इसमें आपका न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस होता है आपका, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, क्रोमेटिन है। ठीक है ना, इसी से आपका क्या होता है, क्रोमोसोम आपके बनते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो गोल्जी एपरेटस देखने को मिलेगा, वैक्यूल्स देखने को मिलता है। बस एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो आपके छोटे होते हैं। ये प्रेशर को क्या करते हैं, मेंटेन करता है, मतलब प्रेशर को क्या करना देता है, हावी नहीं होने देता किसी भी सेल पे। वहीं प्लांट सेल्स में देखेंगे तो वैक्यूल्स आपके बड़े होते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइजोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके कॉमन होते हैं। ठीक है ना, लाइजोसोम की अभी बात करेंगे। और क्लोरोप्लास्ट अलग होता है, इसमें जो पाया जाता है ये नहीं लिखा हुआ है, सेंट्रियोल्स। ये आपका एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल्स में नहीं होता। और क्लोरोप्लास्ट आपका प्लांट सेल्स में होता है। तो ये आप थोड़ा दिमाग में रखना, बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, सेम सेम होती हैं। बात करते हैं लाइजोसोम्स की। तो लाइजोसोम जो होता है उसके अगर देखेंगे तो सबसे बाहर की जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बनी होती है। फिर जो आपका बीच में देखने को होती है आपकी मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। काम क्या होता है इसका, एक्चुअल में ये क्या करता है कि जितनी भी आपकी क्या होती हैं इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, या माइक्रोबियल जो होते हैं आपके, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या करती है, इनगल्फ करके खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन्हें भी खत्म कर देती है। तो जीन रेगुलेशन में इसका काम है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में इसका काम है, ऑटोफेगी सिस्टम इसमें होता है, और बोन रिजॉर्प्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिपेयरिंग है, इंटरसेलुलर डाइजेशन हो गया, माइक्रोबियल किलिंग हो गया, और एंटीजन प्रेजेंटेशन हो गया। ये आपका लाइसोसोम्स का काम होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं आपका, इन्हें बोला जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। जैसे क्या करते हैं, किसी भी बोल सकते हैं ऑटोफैग या फैगोसी को खाते हैं, वैसे क्या कर देते हैं, उसे इनगल्फ करके खुद भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसे भी मार देते हैं, खुद भी मर जाते हैं। तो ये सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोला जाता है। अच्छा, बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैं बता देता हूँ कि एक होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली दिख रही है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक्सेस वगैरह देखनी होगी, दानेदार जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो मैट्रिक्सेस हैं।
अंदर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ यहीं पर इन सफ़ेद दानों के अलावा आपको जो दूसरे दाने दिख रहे हैं ऑरेंज कलर में, वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। और इन्हीं के बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है वो डीएनए है आपका। वहीं पर अगर बात करें कि आपका जो वाटर कलर में देखने को मिल रहा है वो F0 F1 कॉम्प्लेक्सेस है। और ये जो आपको सिर्फ देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो क्रस्ट और ट्रफ देखने को मिलता है, इसे क्रिस्टी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होते हैं, आपके डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, वहीं अगर बात करूं तो ये देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखें मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, पोरियंस जो आपके होते हैं, ये बाहर के जो छेद होते हैं इनको बोला जाता है। और अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा, ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे, राइबोसोम देखने को मिलेगा, एटीपी सिंथेसिस देखने को मिलता है। एटीपी जो होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है, ये आपकी एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दिस सेल, ठीक है ना। इसके वजह से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस बोला जाता है सेल का। ये थोड़ा दिमाग में रखना। एटीपी जो होता है, एटीपी का जब आप क्या कर देते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जब इसे चेंज किया जाता है तो फॉस्फेट ग्रुप अलग होकर आपका किस में बदल जाता है, एटीपी में बदल जाता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो ये आप याद कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें जो देखने को मिलता है वही सेम है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में आपको जो देखने को मिलता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखने को मिलता है। अंदर की तरफ अगर देखेंगे तो आपको थाइकोलाइड देखने को मिलते हैं जो आपको सिक्के टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है ना। और इनका जो काउंट होता है ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो इन्हें नैनोई बोला जाता है, ग्रेन्यूम्स भी इसको बोलते हैं जो पूरी हाइट को बोलता है। थाइकोलाइड होता है अंदर का पार्ट जो स्पेस होता है, और यहीं पर ये जो चीज़ दिख रही है आपकी ग्रेन्यूल्स हैं, यहीं पर आपको ये वाली चीज़ें राइबोसोम देखने को मिल रही है। और ये जो आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो इसके अंदर भी क्या होता है, डीएनए मौजूद होता है, लिपिड्स होते हैं इसमें, लेमेला होता है और स्टोमा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, डीएनए आपको देखने को मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, यही क्या करता है, आपका जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल उसे जनरेट करता है, जिससे क्या होता है, हरा रंग आता है किनमें, प्लांट्स में। तो पहला जो आंसर था कि डीएनए किन ऑर्गेनल्स के अंदर होता है, तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया किसके पास, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स और जो आपकी प्लांट सेल्स होती है दोनों में मौजूद होता है। और वहीं अगर बात करें किसकी, क्लोरोप्लास्ट की, तो ये केवल और केवल किस में होता है, आपका प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल्स में आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या होता है, आइडेंटिकल व्यू देखने को मिल जाता है, इंडिविजुअल की पहचान की जा सकती है, चाहे वो आपके क्या है, ट्विंस भी हैं, तो अगर वो जुड़वा भी हैं, सारी चीज़ें सेम हो सकती है, पर डीएनए जो आपका फिंगरप्रिंटिंग होती है, डीएनए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबका क्या होता है, अलग होता है। तो वो बोल रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन। तो आपने देखा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कई सारे जो केसेस होते हैं उनमें ली जाती है। तो ये बेस्ड ऑन किस टेक्नोलॉजी में बेस करता है, तो ये आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ये याद कर लेना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक टू प्रोड्यूस द पैटर्न ऑफ द जीनोम्स, ठीक है ना। जीनोम्स क्या होते हैं, हमारे जीन्स, ठीक है ना, दैट इज़ यूनिक टू एन इंडिविजुअल। ये सभी के लिए क्या होता है, आपका अलग होता है। इट डिटेक्ट अ लॉट ऑफ द मिनी सैटेलाइट्स इन द जीनोम्स एंड द प्रोड्यूस द पैटर्न। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द डीएनए टाइपिंग, इसे बोला जाता है, याद रखना किसको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और जीनोटाइपिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग इसका नाम है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन द शॉर्ट टैंडम रिपीट। याद रखना ये किस पे डिपेंड करता है, ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये बेस्ड होती है किस पे, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स पे, विच आर यूनिक टू द इंडिविजुअल। ये सभी के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। शॉर्ट टैंडम रिपीट्स आर यूज्ड इन द जेनेटिक प्रोफाइलिंग बिकॉज ऑफ देयर polymorphism and the high mutation rates. Polymorphism is a genetical marker of its own location in the chromosomes and the produced by the changes in the nucleotide sequence of and the length. यहाँ पर देख लेते हैं, देख लीजिए, इस तरह की प्रोसेस होते हैं। डीएनए सैंपल लिया जाता है एक्सट्रैक्शन के थ्रू, जो आपके क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू, उसके बाद इलेक्ट्रो प्रोसेस के थ्रू, जिसमें आपको दो चीज़ें देखने मिलती है, एक लॉन्ग डीएनए फ्रैगमेंट्स देखने मिलते हैं, एक शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट देखने मिलते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स का पता कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन, इस चीज़ को ट्रांसफर किया जाता है मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में इसका इंक्यूबेशन किया जाता है, लेबल किया जाता है प्रॉप्स के थ्रू, और फिर उसके बाद एक्सरे के थ्रू क्या कर दिया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ले ली जाती है। ये पूरा आपका क्रोनोलॉजी है, किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुई और किस तरीके से उसका क्या विकास हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो सिंपल सी बात है, ये जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप में। हाइड्रोफिलिक होता है जहाँ पे गैप बन जाता है आपका, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप और द फॉस्फेट बैकबोन, जिन्हें बोला जाता है। अभी दिखा दूंगा फॉस्फेट ग्रुप किन्हें बोला जाता है। तो फॉस्फेट ग्रुप आर पॉजिटिवली चार्ज, इट मेक द डीएनए पोलर एंड द पोलर मॉलिक्यूल्स आर यूजली हाइड्रोफिलिक। वो क्या होता है, बीच में गैप बन जाता है,
इसने बोला ना कि जो आपका क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, उससे क्या होता है कि पॉजिटिव ग्रुप और जो आपको पॉजिटिव होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और बीच में आपके क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, जैसे हाइड्रोफिलिक नेचर या हाइड्रोफिलिक गैप बोला जाता है। तो ये किस में देखने को मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर कोई आपका ये इंटरसेलुलर प्रोसेस है, बीच में जो देखने को मिला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देखने को मिल रही है, बीच में आपको जो गैप है इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल हो गई एक नीचे की तरफ, और एक होता है हेड, हाइड्रोफिलिक हेड। अच्छा बात करें अगर डीएनए में, तो डीएनए में अगर बात करें तो पोलर ग्रुप होता है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप पोलर ग्रुप है, बीच में आपका फॉस्फेट्स लगे हुए हैं, बीच में आपका क्या फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर आपके क्या छोटे छोटे ये क्या लगे हुए हैं, क्रिस्टल लगे हुए हैं, ये फैटी एसिड चेन्स होती हैं आपकी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है जो नॉन पोलर होती है, ठीक है ना, मतलब ये एक साथ जुड़ी हुई रहती है, पर जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये कैसा होता है, पोलर होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा अगर बात करें डीएनए स्ट्रक्चर की, तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं 4, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और वहीं अगर मैं बात करूंगा किसकी, साइटोसिन और ग्वानिन की, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको ये बेस पेयर देखने को मिल रहा हो कि आपका जैसे ये है, ये बेस पेयरिंग है और इन्हीं को बोला जाता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये लगी हुई है आपकी। आगे क्लियर कर देता हूँ। तो जेनेटिकल मटेरियल की अगर बात करें डीएनए वर्सेस आरएनए की, तो इसमें जो होता है डबल हेलिकल सिस्टम देखने को मिलता है किसमें, डीएनए में। ये सिंगल हेलिकल हो जाता है किसमें, आपका आरएनए में। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, जबकि आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। तो इन दोनों में हेलिक्स ऑफ द शुगर फॉस्फेट लगी होती है, ये वाली जो आपको लेयर दिख रही है ये वाली, तो इसे बोलते हैं आपका शुगर फॉस्फेट लेयर। अच्छा यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये न्यूक्लियर बेसिस है आपके, क्या है, न्यूक्लियर बेसिस है। वहीं जहाँ बात करें डीएनए की, वो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन से बनता है। वहीं आरएनए में जो आपको नाइट्रोजन बेस देखने को मिलता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। अच्छा अगर बात करें जीन्स की और किसकी बात करें, डीएनए की, तो जीन्स की अगर बात करें तो ये वाला पैटर्न, एक ये वाला पैटर्न आपका जीन्स कहलाता है। डीएनए जो होता है, डीएनए पूरी चीज़ है, डीएनए क्या एक पैटर्न है आपका जीन्स का, मतलब अगर बोल सकते हो तो पैटर्न ऑफ द जीन्स इज कॉल्ड द डीएनए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से नाइट्रोजन बेस जो मैंने बताया था वो आपको बता दी थी। तो लिखा हुआ है कि अ जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ द डीएनए और द आरएनए दैट कोड्स फॉर अ molecule that has a function. The transmission of the genes to an organism offspring is the basis of the inheritance of the phenotype traits. तो ये जीन्स जो होती हैं इन्हीं के थ्रू क्या होता है कि माता पिता के नहीं बोलते कि आपके जीन्स बच्चों में जाते हैं। माता पिता के अगर आंखें काली हैं तो बच्चे की आंख भी काली होगी, जिस हिसाब की हाइट होगी माता या पिता में से किसी पे भी जा सकता है। तो एक्चुअल में जेनेटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ना ही हम पूरी तरीके से अपने पिता की तरह दिखते हैं, ना ही अपनी माँ की तरह दिखते हैं। ये दोनों के हमारे पे क्या आ जाते हैं, गुण आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी डीएनए के बारे में मैंने अभी बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। केमिकल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने अभी बताया शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स लगी होती हैं, जिसमें आपका हाइड्रोफिलिक गैप्स देखने को मिलता है। 4 आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन देखने को मिलता है। वहीं अगर बोलेंगे तो वर्ड होल्ड द डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर, तो इस तरीके से आपका बना होता है कि ए और टी के बीच में, एडेनिसन और थाइमिन के बीच में AUCG और ATCG। तो ATCG किसके लिए आपका, याद करना, ATCG ये किसके लिए आपका, डीएनए के लिए। और यू की, टी की जगह यू आ जाता है तो AUCG किसके लिए, आरएनए के लिए। तो मैंने बताया था यहाँ पे दिखा रखा है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, जबकि बाकी ग्वानिन और साइटोसिन ये आपका ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। अच्छा डीएनए से प्रोटीन मेकिंग कैसे होती है, तो डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए में चेंज होता है, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आरएनए प्रोटीन में चेंज हो जाता है। बात करते हैं आगे, इसको मैंने पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं और आगे इस वीडियो को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट आरएनए इन एनिमल सेल, तो ये होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। वैसे 3 टाइप के आरएनए मेनली आपको देखने को मिलता है, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, एक होता है राइबोसोम आरएनए, एक होता है मैसेंजर आरएनए नीचे वाला। तो इसका जो आंसर है, जो मेनली एनिमल सेल्स में देखने को मिलता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है, क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन मेकिंग में काम करता है। तो लिखा हुआ है राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म है, इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ द आरएनए। इट डेवलप द मटेरियल इनसाइड द राइबोसोम्स एंड डायरेक्टली हेल्प इन द ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन्स। तो ये क्या करता है, आपका डेवलप करता है किसको, देखो ना, इट डेवलप द मटेरियल इनसाइड द राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर क्या करता है, मटेरियल को क्या करता है, डेवलप करता है और हेल्प करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए आपका किस में चेंज करता है, प्रोटीन में, कि आपका एमआरएनए मैसेंजर आरएनए किस में चेंज हो जाए, प्रोटीन में चेंज हो जाए। अच्छा करता कौन है, तो ट्रांसफर आरएनए करता है।
राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए इज आल्सो कॉल्ड द आर स्मॉल आर आरएनए प्रोवाइड द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इट फॉर्म द 80% ऑफ द टोटल आरएनए कंटेंट ऑफ द सेल्स एंड हेंस इज द मोस्ट अबंडेंट आरएनए। तो 80% ऑफ द आरएनए जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड विच आर द पॉलीमर्स फाउंड इन द ऑल लिविंग सेल्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आपका एक, इट फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स। याद रखना, अगर पूछा जाता है ना कि डीएनए आपका जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, याद कर लेना इस चीज़ को। अगर राइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, आरएनए की बात करेंगे, तो साइटोप्लाज्म में आपका क्या होता है, रहता है, प्रेजेंट रहता है। डीएनए कंटेन द जेनेटिकल कोड टू मेक द आरएनए एंड आरएनए इन टर्न दैट द कंटेनिंग द कोड्स ऑफ द प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स, जिससे कि बनते हैं आपके 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 9 आपके कैसे होते हैं, इसेंशियल होते हैं, और 11 आपके कैसे होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती। और इसेंशियल की आपको जरूरत होती है, बाहर से लेनी पड़ती है। नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो आपके शरीर में पहले से मौजूद होते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स के फॉर्म में क्या करते थे, 20 अमीनो एसिड से बनती है एक प्रोटीन चेन, आपकी प्रोटीन बन जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर से आपको, यहाँ पर देख लीजिए। जब मैंने आपको सेल दिखाई थी तो वहीं पर क्या होता है, जो पूरा आपका फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है वही होता है आपका साइटोप्लाज्म। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, तो ये है आपका कौन सा, जो ये पूरा लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ, जिसमें ये सारी चीज़ें तैर, इन्हीं को क्या बोला जाता है, आपको साइटोप्लाज्मिक लिक्विड बोला जाता है। तो ये याद कर लेना, ये क्या करता है, बैलेंस करता है सभी चीज़ों को अपने अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। कहाँ पे था, हाँ ये पढ़ लिया था, हाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, आरएनए की बात करते हैं तो सिंगल हेलिक्स होता है आपका, मैंने बताया था साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन जो यूरेसिल आ जाता है। सुगर फॉस्फेट ग्रुप्स में लगा होता है, ये न्यूक्लियस बेसेस आपके। अच्छा, ये देख लीजिए, तो सबसे पहला जो काम करता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो काम होता है वो एमआरएनए का स्टार्ट होता है। एमआरएनए क्या करता है, कोडन्स को फॉर्म करता है। जो आपके फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 3-3 के ग्रुप में लगा देता है, किनको, नाइट्रोजन बेस को। अब ये कैसा होता है आपका, कैसा होता है, रैंडम होता है। जो ये आपका नाइट्रोजन बेस का जो सिलेक्शन होता है वो रैंडम होता है, नहीं पता कि कौन कौन से आपके कनेक्टेड होंगे, तो रैंडम सिलेक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है आपका कि राइबोसोम के थ्रू ये जो पूरी चलती है, पैटर्न चलती है, तो ऊपर वाले को तो आपका क्या बोलते हैं, लार्ज यूनिट बोलते हैं, नीचे वाले को आपका लिटिल यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो कोडन फॉर्म्स होते हैं, कोडन से आपके क्या बनने लग जाते हैं, आपकी ये अमीनो एसिड चेन बनने लग जाती है। कोडन्स के थ्रू आपकी अमीनो एसिड चेन बनने लग जाती है, और ये किसके कारण बनती है, तो आपका टीआरएनए के थ्रू बनती है। शुरुआत में जो आपका ये पैटर्न होता है कोडन बोलते हैं, जब ये कनेक्टेड होता है, और इससे जब क्या होता है अमीनो एसिड बनता है, तो इसे एडिकोडन सिस्टम बोलते हैं। अमीनो एसिड्स के बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड लगा होता है, और जब ये कनेक्टेड होते जाते हैं तो इन्हें पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। इन पॉलीपेप्टाइड्स जो आपके क्या अमीनो एसिड्स हैं, जब ये 20 का अपना क्या करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन आपका क्या हो जाता है, मेक हो जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो ये पूरी वही प्रोसेस है जो मैंने अभी समझाई थी आपको। तो देखो, आरएनए टाइप और फंक्शन देख लेते हैं। तो अगर एमआरएनए की बात करें तो शटल द जेनेटिकल कोड फ्रॉम द डीएनए टू राइबोसोम फॉर द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहला काम होता है मैसेंजर आरएनए का। ये क्या करता है, न्यूज़ पहुंचाता है कि जो आपका जेनेटिकल जो आपका कोड है, कहाँ से, डीएनए से, वो किस में चेंज होगा, बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस राइबोसोम्स में आपका क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। मतलब राइबोसोमल आरएनए का काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका देख रहे हो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, उसके बाद आपका जैसे टीआरएनए आता है, तो ये क्या करता है, हेल्प सिंथेसाइज प्रोटीन बाय द प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ द एमिनो एसिड्स। ये जब राइबोसोम्स के साथ आपका कनेक्ट होता है, तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल होता है। तो टीआरएनए का काम होता है कि सिंथेसाइज करना प्रोटीन को, और सोर्स बनाता है किसको, अमीनो एसिड्स को। आरएनए की बात करें, राइबोसोमल आरएनए की बात करें, तो एसोसिएट विद द प्रोटीन, ये करता है प्रोटीन के साथ आपका कनेक्ट होता है टू फॉर्म द राइबोसोम्स, ताकि राइबोसोम्स का निर्माण हो सके, वेयर द प्रोटीन आर ट्रांसलेटेड, जहाँ पर आपके प्रोटीन बन सके। एक होता है एसएनआरएनए, जिसे बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, कंबाइंस विद द प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं टू फॉर्म द एसआरएनपी टू प्रोसेस द प्रीमेच्योर आरएनए इनटू द एमआरएनए। तो ये याद कर लेना। डीएनए और आरएनए की बात करें तो दोनों की क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स दोनों में लगी होती है। क्रूसल जीन एक्सप्रेशन दोनों में देखने को मिलता है। आपका न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जो होता है वो थाइमीन होता है, और यहाँ पे यूरेसिल देखने को मिलता है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, स्टेबल्ड होता है, जबकि जो आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। इसमें जो शुगर होती है, न्यूक्लियोटाइड्स इन डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, यहाँ पे आपकी राइबोस शुगर होती है। यहाँ पे प्राइमरी वन ऑफ द डीएनए, डीएनए एक ही तरीके का होता है, जबकि आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ द आरएनए देखने को मिलते हैं, जो 3 मैंने बता दिए, एमआरएनए, टीआरएनए और कौन सा आरआरएनए और एसएनआरएनए जो आपका था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द प्राइमेडाइंस प्रेजेंट इन द आरएनए। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्राइमेडाइंस जो होता है इसमें हमेशा साइटोसिन होता ही होता है। अब अगर आरएनए के केस में बात करेंगे तो उसके साथ यूरेसिल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर यही चीज़ वो डीएनए के लिए पूछता तो साइटोसिन तो आना था, बस साइटोसिन के साथ कौन आ जाता, तब आ जाता थियामीन।
तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो आंसर तो पहले ये बन गया आपका। अच्छा देख लीजिए, प्राइमेडाइन्स इज वन ऑफ द टू क्लासेस द हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करता है, फाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड डीएनए द आरएनए। इन आरएनए द प्राइमेडाइन्स आर यूरेसिल एंड द साइटोसिन। डीएनए की बात करें तो साइटोसिन एंड थाइमिन होते हैं। यूरेसिल वन ऑफ द 4 नेचुरल ऑक्योरिंग प्राइमेडाइन्स न्यूक्लियोबेसिस। देयर आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेटर्स AGCUT। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये डीएनए और आरएनए में देखने को मिलता है। द अदर ऑफ द एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। इन आरएनए यूरेसिल बाइंड्स टू एडेनिन। अब यूरेसिल में, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल मैंने बताया था कि किसके साथ आपको कनेक्ट होता है, एडेनिन के साथ बाइंड होता है, और ये होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। वहीं अगर मैं बात करूंगा कि जो आपका क्या होता है, साइटोसिन होता है, वो ग्वानिन के साथ करता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, देयर आर द 5 नाइट्रोजन बेस इन द टोटल। अगर पहले बात करें तो प्यूरिन्स होते हैं जो डबल रिंग स्ट्रक्चर के होते हैं। डबल रिंग स्ट्रक्चर में आपने याद रखना है कि ग्वानिन और एडेनिन होता है, जो दोनों में होता है, ग्वानिन और एडेनिन ये दोनों में होता है। ये डीएनए और आरएनए दोनों में आपका फाउंड करता है। वहीं अगर प्राइमेडाइन्स की बात करें तो उसमें साइटोसिन कॉमन होता है, पर जब थाइमिन की बात करते हैं तब वो डीएनए में ही, केवल डीएनए में होता है और साइटोसिन के साथ आपको कनेक्ट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूंगा यूरेसिल की, तो ये केवल और केवल आरएनए में होता है। ये क्या होता है, साइटोसिन के साथ आपका कनेक्ट कर लेता है। अगर प्राइमेडाइन्स केस की बात करें, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि मैंने बताया था कि हमेशा याद रखना कि एडेनिन या तो थाइमिन के साथ कनेक्ट करेगा डबल बॉन्ड्स के थ्रू, या फिर ट्रिपल आपका डबल बॉन्ड्स के थ्रू यूरेसिल के साथ करेगा। साइटोसिन किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, आपका ग्वानिन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो अगर कभी पूछा जाता है प्यूरिन्स क्या होते हैं, तो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों आरएनए डीएनए में क्या होता है, कॉमन होता है। वहीं अगर प्राइमेडाइन्स की बात करेगा आरएनए में, तो याद कर लेना साइटोसिन और यूरेसिल आ जाएगा, और वहीं बात करेगा डीएनए की, तो साइटोसिन के साथ आपका थाइमिन आ जाएगा। तो ये आपका देखो फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद आपकी शुगर कनेक्ट हुई, उसके बाद एडेनिन आपका कनेक्ट हुआ, फिर थाइमिन, शुगर, फॉस्फेट, इस तरीके से चेन आपकी चलती रहती है। ये आपका देख लीजिए, ये आपका डबल हेलिकल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ये आपकी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको दिख रही है, तो ये बिल्कुल जो आपको लाइट कलर में दिख रही है, वायलेट कलर में, वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। और ये जो बाहर से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। अच्छा अगर मैं डार्क वायलेट की बात करूंगा तो वो आपका फॉस्फेट, जो आपको ये पट्टी टाइप की दिख रही है, इसे बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो डीऑक्सी राइबोस शुगर है, उसमें आपकी क्या लगी हुई, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अंदर की तरफ आपके नाइट्रोजनस बेस है जो कनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए और टी के बीच में अगर ये डॉटेड डॉटेड दिख रहा होगा तो डबल डॉटेड दिख रहे होंगे, जबकि सी और जी के बीच में ट्रिपल डॉटेड दिख रहे होंगे। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके डबल हाइड्रोजन और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड को। अच्छा फिर से देख लेते हैं जेनेटिकल मैटर डीएनए आरएनए। तो डीएनए का मैंने बता दिया था कौन सा होता है, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल देखने को मिलता है। तो ये जरूर याद रख लेना कि जब मैंने अभी बताया था आपको कि अगर प्यूरिन्स की बात करेगा, प्राइमेडाइन्स की बात करेगा, तो यहाँ पर भी याद कर लीजिए कि अगर प्यूरिन्स की बात करेगा तो 2 चीज़ कॉमन है। 2 चीज़ कौन कौन सी कॉमन है, ग्वानिन और एडेनिन, ये दोनों में होता है। तो ये प्यूरिन्स होते हैं आपके। वहीं अगर बात करेंगे कि आपको कौन सा, प्राइमेडाइन्स की बात करें, साइटोसिन कॉमन टर्म है, पर आरएनए के टाइम पे यूरेसिल के साथ आप उसे कनेक्ट करेंगे, और अगर डीएनए की बात आएगी तो थाइमिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस ऑफ द आरएनए टेक्स प्लेस इन। अब यूकैरियोटिक सेल्स में जो आपका सिंथेसिस ऑफ द आरएनए देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि वहीं पर आपका डीएनए फॉर्म्ड होता है, डीएनए से आरएनए भी चेंज होता है, फिर आपका क्या होता है, आपका प्रोटीन फॉर्म्ड होने लग जाता है, राइबोसोम्स जब आपके कलेक्ट होते हैं वहाँ पे। तो ये याद कर लीजिए। तो लिखा हुआ इन प्रोकैरियोटिक आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय द सिंगल काइंड ऑफ द पॉलीमरेज इन कंट्रास्ट टू न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज डिफरिंग इन टेम्पलेट specificity location in the nucleus and the susceptibility in the inhibitors। समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्चुअल में आपका जैसे ये वाली आपकी कौन सी है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जिसमें बैक्टीरियम का उसने क्या ले रखा है, एग्जांपल ले रखा है। तो इसमें क्या नहीं होता, न्यूक्लियस आपका absent होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। यहीं पर आपका क्या होता है कि जो डीएनए होता है, देखो डीएनए वो खुल के क्या हो गया, आरएनए में चेंज हो गया। बताया था ना, डीएनए आरएनए फिर प्रोटीन में आपका चेंज हो जाता है। एक्चुअल में डीएनए से आरएनए जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में। वहीं अगर बैक्टीरियम की बात करूंगा तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये तो न्यूक्लियस है। बाकी अगर जैसे बात करें, जैसे डीएनए दोनों में मौजूद होता है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, दोनों होते हैं। अब देखो जो आपका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होती है, उसमें क्या होता है, आपका आरएनए और डीएनए कोई भी आपका क्या हो सकता है, मौजूद हो सकता है। दूसरी बात करें तो इसमें न्यूक्लियस होता है जो यहाँ देखने को नहीं मिलता। इसमें प्रिकर्सर एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, प्रोसेसिंग 5 कैप एंड द 3 कैप पॉली ए एंट्रॉन रिमूवल्स होते हैं, दोनों में एमआरएनए होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड्स बीइंग सिंथेसाइज होते हैं, जो आपके क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ये राइबोसोम से जो कनेक्ट हो रहे हैं, और एक आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में जो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को मिलता है, जब आरएनए क्या करता है, पॉलीमरेज करता है,
तो वो डीएनए और आरएनए ये दोनों प्रोसेस आपके जो चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, वो चलती हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन नॉर्मल सेल्स द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ द जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन। मैंने बताया था कि जब डीएनए को चेंज किया जाता है किसमें, आरएनए में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, और इसको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था, आप तरीका याद कर लेना, ट्रांसक्रिप्शन। और जब इसको बदला जाता है किसमें, प्रोटीन में चेंज होता है, प्रोटीन में, तो वो प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ऐसे मैंने बोला था ट्रांस दोनों में लगा हुआ है, यहाँ पे सी आता है और यहाँ पे एल आता है। तो सी पहला आता है, अल्फाबेटिकल अगर ऑर्डर देखा जाएगा, एल बाद में आता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद कर रखा है। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ द जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आरएनए टू डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम कॉल्ड द आरएनए पॉलीमरेज, जो मैंने अभी बताया। और अभी बताया था कि जो आपकी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस के अंदर ये देखने को मिलता है। परफॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज डन मेनली इन द 3 स्टेजेस, इनिटिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इट इज कंट्रोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द ईच जीन इन द जीनोम्स। चलो आगे चलते हैं। तो ये देख लीजिए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू आरएनए, आरएनए से आपका ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू प्रोटीन बनता है। एक्चुअल में होता है कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है, ये जब सिंगल हेलिकल में आपका टूटता है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू टूटता है, और उसके बाद जो ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू आपका आरएनए अमीनो एसिड चेन को बनाता है बाय, मैंने बताया था मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और आपका कौन सा ट्रांसफर आरएनए के थ्रू, जिसमें कोडन्स आपकी फॉर्म यूज होती है। तीन आपके क्या होते हैं, जो नाइट्रोजन आपकी क्या होती है, बेस देखने को मिलता है, तो तीन के पेयर में जैसे कोडन्स बोला जाता है, उससे क्या करता है 20 तरीके के अमीनो एसिड्स को क्या करता है, बनाता है, जिससे क्या होता है आपका प्रोटीन मेकिंग चल जाती है। ये फोल्डिंग सिस्टम होता है। अगर कभी पूछा जाएगा ना, हालांकि नॉर्मल तो हम डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में खत्म कर देते हैं, पर अगर देखा जाएगा तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, पर आरएनए से जब अमीनो एसिड चेन बनती है तो वो ट्रांसलेशन है। और उसके बाद फोल्डिंग के थ्रू आपके क्या होता है, जिगजैग पैटर्न होता है जिसके थ्रू आपका प्रोटीन बन जाता है। इसके बाद इस पर लिपिड्स वगैरह जुड़ती हैं, जो हमारी सेल्स को क्या करती है, एनर्जी प्रदान करती है। ये पूरी प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये पूरी मैंने बता दी है। पॉलीपेप्टाइड्स आपकी चेन है अमीनो एसिड्स की, यहाँ पे भी सेम है। और ये पूरा देखो, ये देखो होता है कि मैंने हमेशा बताया कि आपके क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के थ्रू आपके क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू आपके डीएनए बनता है, डीएनए का ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू आरएनए आपका बनता है, आरएनए के बाद आपका मैसेंजर आरएनए काम करता है, फिर राइबोसोमल आरएनए काम करता है, फिर ट्रांसफर आरएनए काम करता है, फिर उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है अमीनो एसिड्स की, उसके बाद आपका प्रोटीन निर्माण हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच स्कूल ऑफ द फिलोसफी इन एजुकेशन विल प्लीड एफिनिटी ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। डार्विन की जो थ्योरी थी वो थी नेचर्स, बोलते थे नेचर नेचुरल सिलेक्शन, कि जो प्रकृति है ना वो स्वयं करती है, सिलेक्शन जो लेती है वो नेचुरल लेती है। और ये उन्होंने बात की थी किस पे, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में वही जिंदा रहेगा जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, याद रखना, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। तो ये नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। तो डार्विन थ्योरी अगर आपको पता है कि नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है, तो ये आपकी बिल्कुल फिलॉसफी किससे रिलेटेड है, नेचुरलिज्म से रिलेटेड है। मैं सबकी बात कर दूंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एजुकेशन फिलॉसफी इज अ डेफिनेट सेट ऑफ द प्रिंसिपल दैट फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन. It outlines the type of the education imparted in the particular way to find the solution to the educational problems. There are the different kinds of the philosophies in the education and the naturalism is one of them. तो education में एक philosophy आती है जिसे बोलते हैं naturalism. Natural school of the philosophy is the education will plead affinity with the Darwin theory of the evolution. Let's understand in the brief. Naturalism की अगर बात करें तो naturalism philosophy of the education was propounded by the Rousseau. याद कर लेना किसने प्रोपाउंड किया था, रोसो ने. दिस एजुकेशन फिलॉसफी एम्फेसाइजिंग द इन्वॉल्विंग द लर्नर्स इन सच एक्टिविटी विच प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्फ एजुकेशन. किसकी बात करते हैं, सेल्फ एजुकेशन, खुद से पढ़ना, एंड द सेल्फ एक्सप्रेशन. According to this school of the philosophy, education is the process of the self development into an enjoyable, rational, harmoniously balanced, useful and the natural life की बात करता है. एजुकेशन से रिलेटेड है, बस आपने याद रखना है नेशनलिज्म. डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन की अगर बात करें तो डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन. इट रिएक्ट अगेंस्ट द एनी आर्टिफिशियल सिस्टम एंड एम्ड एट द क्रिएटिंग द कंडीशन दैट विल फॉस्टर फ्री स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्सप्रेशन, ये देखो, एंड द नेचुरल सेल्फ डेवलपमेंट. Biological naturalism is not directly connected with the system of the training that are not depending on the schools and the book but on the actual manipulation of the life of the educated. अच्छा, तो hence it could be the concluded that the naturalism school of the philosophy in the education will plead affinity with the Darwin theory of the evolution. अच्छा, pragmatism की बात करें तो the pragmatism philosophy of the education was first founded by the Charles Sanders Peirce and was later described by the title with the
डिटेल बाय द विलियम जेम्स एंड जॉन डेवे। द एजुकेशनल फिलॉसफी दैट लर्निंग बाय द डूइंग इंश्योर्स द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ लर्निंग की बात करता है, स्किल्स और इमोशनल ग्रोथ की बात करता है, प्रॉगमेंटेशन। अच्छा, अगर बात करें आइडियलिज्म की, तो आइडियलिज्म फिलॉसफी एजुकेशन वाज प्रोपोनेंटेड बाय द प्लेटो। द एजुकेशनल फिलॉसफी एम्फसाइज दैट द एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल, कैसे होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, एंड शुड डेवलप अ चाइल्ड फुलेस्ट पोटेंशियल बोथ एजुकेशनल मॉडल। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चाइल्ड का जो क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट हो चाहिए, उसके फुल पोटेंशियल पर होना चाहिए, उसे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना, और नैतिकता के आधार पर मिलनी चाहिए सारी सुविधाएं, जो आजकल आपको देखने को नहीं मिलता। आर्टिकल 21 ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 45 है, ये भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, ये डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 51A आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उस ये तीनों आपके किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड है भारत में। तो ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, तो द क्रक्स ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन फोकसेस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ द इन्फीरियर स्पीसीज ग्रेजुअली ओवर टाइम। उन्होंने बताया कि जब आपका जीवन चलता रहता है तो धीरे धीरे करके जो इन्फीरियर, जो कैसे होती है, खराब स्पीसीज होती हैं, जो बेहतर काम नहीं कर पाती, जो सर्वाइव नहीं कर पाती, वो जल्दी से क्या हो जाती है, हो जाती हैं। सर्वाइव ना करने पाने का मतलब है कि अपने को बचा नहीं पाती हैं, क्योंकि बस तो वही पाएंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे, दूसरों से बच पाएंगी। और थ्रू अ प्रोसेस कॉल था जिसे उन्होंने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, याद रखना, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, जिसमें बोला जाता है सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, देख लीजिए, द नेम ऑफ द चार्ल्स डार्विन एंड हिज फेमस बुक, ये कहाँ से आया था उनके दिमाग में आइडिया, तो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ये उनकी बुक लिखी, विल फॉर एवर बी लिंक्ड विद द गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड की अगर बात करूँ तो इक्वाडोर, जिसकी कैपिटल है क्यूटो। इसे इक्वाडोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आपकी इक्वेटर जाती है, 0 डिग्री जाती है आपकी कौन सी लैटिट्यूड। और ये जो देश आपको देखने मिल रहा है, तो कोलंबिया हो गया एक तरफ, नीचे की तरफ पेरू है, तो ये आपका साउथ अमेरिका, कौन सा है, साउथ अमेरिका। इसी के बगल में आपको कई सारे देश देखने को मिलते हैं कोलंबिया के बगल में, जैसा आपका बोल सकते हैं फ्रेंच गुइनी हो गया, या फिर आपका कौन सा हो गया, आपका वेनेजुएला हो गया, नीचे की तरफ पेरू, चिली, अर्जेंटीना, आपका ब्राज़ील हो गया। तो ये यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो गैलापागोस आइलैंड में रहे थे कुछ 5 हफ्ते के आसपास रहे थे, 1835 की बात है, और यहाँ पर उन्होंने वाइल्ड लाइफ को देखा, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, और यहीं से उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन लिखा हुआ ढक गया पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हु इज़ रेफर टू द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, तो ये अर्नेस्ट मायर को बोला जाता है। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में, बाकी के बारे में पढ़ लेंगे। तो अर्नेस्ट मायर स्टेबलाइज द एवोल्यूशन बायोलॉजी ऑफ द सेपरेट फील्ड ऑफ द रिसर्च इन द यूनाइटेड स्टेट्स विच अर्नड हिम द नेम द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इन्होंने मिक्स किया जो नेचुरल सिलेक्शन था, डार्विन की जो थ्योरी थी, उसके साथ कई सारी कड़ियों को जोड़ा था इन्होंने, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी। तो ये जर्मनी से थे, और हेल्प टू डिफाइन द मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ द एवोल्यूशन थ्योरी, इसके बारे में पढ़ लेंगे। हरगोविंद खुराना और मार्शल वॉरेन नायरनबर्ग को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी के लिए। किसके लिए मिला था, तो डिकोडिंग द जेनेटिकल मटेरियल ऑफ द डीएनए। बात समझ में आ गई। वहीं अगर कैथरीन इसाऊ की बात करें, तो जर्मन अमेरिकन बॉटनिस्ट है, जिन्हें नेशनल मेडल मिला है साइंस में उनके काम के लिए, प्लांट एनाटॉमी के लिए, तो ये याद कर लेना। ये बात कर लेते, देखो मॉडर्न सिंथेसिस की बात करें तो माल्थुसियन थ्योरी आ जाती है। माल्थुसियन अगर थ्योरी कभी पूछी जाएगी ना, तो हमेशा माल्थुसियन थ्योरी जो आपकी है, उसमें बात करता है दो चीज़ों की, एक करता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की बात करता है, और दूसरा बात करता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आपका प्लस में चलता है सेम डिफरेंस में, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपका इनटू में चलता है सेम रेशियो के हिसाब से। तो उन्होंने बताया कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आपका क्या चलता है, ये चलता है आपका क्या, फूड चलता है, ठीक है ना। और जो आपका ज्योमेट्रिकल उसमें चल रहा है, तो कौन सा चल रहा है, तो वो चल रही है आपकी पॉपुलेशन। मतलब क्या था कि अगर 1 से 2 हो रहे हैं व्यक्ति, ठीक है ना, अगर 1 से 2, सॉरी इसको इस तरीके से समझाता हूँ। अगर देख लीजिए, अगर 1 से आज क्या है कि आपका जो फूड है, या आप जितना भी क्या कर पा रहे हैं, उत्पाद कर पा रहे हैं, तो अगर 1 से आप 2 पे चले गए, दुगना आपने क्या कर दिया, आपका फूड प्रोडक्शन को आपने दुगना कर दिया, तो एक्चुअल में पॉपुलेशन जो आज बढ़ रही है ना, वो 1 से कितनी बढ़ रही है, 2। तो आज जैसे देखो फूड प्रोडक्शन आज से 1 से 2, और 2 से कितना हो गया, 3। ये अर्थमेटिकल है, यहाँ पे गैपिंग बराबर की चलती है, +1 चल रही है, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वहीं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करें तो 1 से 2 पे गई, यहाँ तक तो ठीक है, पर 2 के बाद वो इनटू में जाती है, मल्टीप्लाई होती है, तो जैसे 1 2 3 इस तरीके से चलेगा आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो चलेगा। ये तो फूड का है और नीचे पॉपुलेशन का है, तो 1 2 4 हो जाएगा, 2 2 4। आगे देखेंगे तो 4 होगा, पर नीचे कितना हो जाएगा, 8। तो ये माल्थुसियन थ्योरी थी कि जो आपकी क्या होती है, फूड आपका जो क्या बोल सकते हैं, फूड जो होता है आपका, या फूड सेटअप जो फार्मूला है,
उसके लिए तो आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन काम करता है, पर पॉपुलेशन के लिए वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये लिखा ज्योमेट्रिकल पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज वो फूड को ही बोल रहा है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से बढ़ रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 पे बढ़ रही है, इनटू होती चली जा रही है। जबकि लिमिटेड रिसोर्सेज आपके क्या है कि उतने नहीं है हमारे पास जितने होने चाहिए, और बढ़ पाते हैं तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ पाते हैं। वेरिएशन की बात करें तो ब्रीड, रेसेस, सब स्पीसीज यहाँ पे आ जाती है। म्यूटेशन आ जाता है, स्मॉल चेंज इन द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसे म्यूटेशन बोलते हैं। जैसा आप आजकल आपको सुनने में मिल रहा होगा, कोविड-19 के अलग अलग म्यूटेशन, अलग अलग वेरिएंट मिल रहे हैं, क्योंकि वो म्यूटेट हो जा रहा है, वो डबल म्यूटेशन हो रहा है, ट्रिपल म्यूटेशन हो रहा है, ये सुनने को देखने को मिल रहा होगा। हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि जो भारत में पाया गया आपका जो स्ट्रेन है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है, डेल्टा रखा हुआ है, तो ये आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन पकड़ा था, जो किसका था, चार्ल्स डार्विन का, जो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बात समझ में आ गई। जेनेटिकल वेरिएशन की बात की थी तो एलीलेस ऑफ द इंडिविजुअल जीन्स कंबाइनिंग टू द गिव द कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। मेंटल इनहेरिटेंस, याद रखना मेंटल इनहेरिटेंस भी पूछा जाता है कि 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन्स, एक जीन से आपकी 2 कॉपीज बनती हैं और प्रत्येक पेरेंट से एक मिलती है, याद रखना, एक माँ से एक पिता से। तो ये अर्ली 20th सेंचुरी की बात थी, जबकि नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो 19th सेंचुरी की बात थी, और इसी को मॉडर्न सिंथेसिस बोलते हैं। तो अर्नेस्ट मायर का नाम यहाँ पे आप याद रखेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द इंसेक्ट लाइक बीज एंड द मॉस्किटोज आइज आर डिफरेंट दैन द ह्यूमन एंड एनिमल। बिल्कुल सही है, उनकी आंखें अलग होती हैं। बीज की 5 होती हैं, 2 क्या होती हैं आपका बिल्कुल राइट और लेफ्ट हैंड साइड होती हैं, जबकि बीच में, सिर के बीच में आपकी 3 होती हैं, 3 और 2 5 होती हैं। जबकि एनिमल्स और ह्यूमन्स में आपकी 2 आपकी देखने को मिलती हैं। आप मकड़ी देखना जरा, मकड़ी में आपको 8 या 10 आंखें देखने को मिलेंगी कई मकड़ियों में। बीज एंड द मॉस्किटो कैन बी सी डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही, इतनी सारी आंखें, उनमें छोटे छोटे लेंसेज होते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, कई सारे डायरेक्शन में एक टाइम पे देख सकते हैं। तो दोनों आपके क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। पढ़ लेता हूँ मैं। तो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू मेक द रिलेवेंट ग्रुप स्टडी द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डन। द क्लासिफिकेशन जो आर एच विटकर ने दिया था आपका, आई थिंक 1969 के आसपास दिया था, प्रपोज दैट द 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटियन, द एनिमिलिया। अच्छा लिखा, एंड इज वाइडली यूज द फाइलम ऑर्थोपोडा, ठीक है ना, जिसमें आपके क्या आते हैं, 8 टांग, 6 टांग वाले आपके क्या आते हैं, आपके कुछ क्या जाते हैं, जीव आ जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ द ऑल द इंसेक्ट्स कम अंडर दिस किंगडम। आपका जो ऑर्थोपोडा होता है वो सबसे बड़ा आपका क्या है, फाइलम है। दूसरे पे कौन सा है, उसके बाद आपका मॉलस्कस है, आई थिंक सो। अच्छा, एक्सप्लेनेशन करें तो इंसेक्ट ऑफ द कंपाउंड आइज, इनकी जो आंखें होती हैं कंपाउंड होती हैं। इंसेक्ट लाइक बीज एंड द मॉस्किटो आइज आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन आइज। बीज एंड द मॉस्किटो कैन सी द डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम बिकॉज देयर आइज हैज द सो मेनी टीनी लेंसेज। द पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द ईच एनिमल गेट द इवॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से आपको देखने वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर 5 किंगडम प्लान की बात करें आर एच विटकर की, आई थिंक 1969 में दिया था। तो सबसे पहले जो मोनेरा आता है उसमें आपके प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स मैंने बताया था कि कौन से आपके सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनमें आपका न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसमें सेल स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है, यूनिसेल देखने को मिलता है, सिंगल होता है, एक कोशिकीय होता है। न्यूट्रिशन जो ये आपका लेते हैं वो एब्जॉर्प्टिव्स लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं। इनमें मूवमेंट जो देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया बताया था, जो क्या होता है, फ्लैजेला के थ्रू कनेक्ट होता है, पूंछ टाइप की होती है, जो उसे मूवमेंट करने में मदद करती है, मोटाइल होता है ये। ट्यूबलिन जैसे बोलता है। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, याद रखना, और इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। वैसे अगर एल्गी का अगर आप देखोगे ना तो वो किस में आता है, प्लांट्स में आता है। पर जब कभी ब्लू ग्रीन एल्गी फंसाने के लिए देता है क्वेश्चन कि भाई ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है आपका, क्या वो प्रोकैरियोटिक है या आपका यूकैरियोटिक है, सीधे लिख लेना प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि उसका साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है। बैक्टीरिया क्या होता है आपका, प्रोकैरियोटिक होता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जिन्हें बोलते हैं प्रोटोसिस्ट। तो आपके जो होते हैं प्रोटोवा किंगडम में आपको ये देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है मोनेरा, फिर क्या होता है आपका प्रोटेस्टा जिसे बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये यूनिसेल्ड होते हैं, पर ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेल्ड मतलब एक कोश के तो होते हैं, पर भाई ये जो आपके होते हैं ये आपके यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन सेम होता है, एब्जॉर्प्टिव होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। मूवमेंट जो होता है वो फ्लैजेला होता है, सीलियर स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है बोथ तरीके से देखा जाए, सेक्सुअल और सेक्सुअल। इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स आपके आ जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं पानी में। जैसे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इन्हीं को खाते हैं आपके क्या, जो आपके क्या होता है, कोरल्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर बात करें आगे तो फंजाई किंगडम आता है। तो ये मल्टी सेल्ड होता है, ठीक है ना, बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोट्स होता है। सेल स्ट्रक्चर जो होता है काइटिनस सेल वॉल लगी होती है। कभी अगर पूछा जाएगा जैसे आपका क्या होता है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे होती है, तो क्लोरोफिल की बनी होती है, क्लोरोप्लास्ट से निर्मित होती है। पर वहीं अगर फंजाई की बात करें तो काइटिन से बनती है। न्यूट्रिशन अगर देखा तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे पे पनपते हैं, एब्जॉर्प्टिव होते हैं और सेप्रोफिक होते हैं। मूवमेंट जो होती है नॉन मोटाइल, हिलते नहीं, जैसा पेड़ और पौधे होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके का होता है।
अच्छा, एक आपका एक्सेप्शन है, ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, बाकी जितने फंगस होती हैं वो सारी मल्टी सेल्ड होती हैं। अच्छा, माउल्ट्स हो गए, मशरूम हो गए। फिर आता है आपका प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में स्ट्रक्चर जो होता है सेल्यूसिक सेल की बनी होती है, वेल वॉल। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ द प्लास्टिड्स, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड उसे बोला जाता है। अभी शुरुआत में पढ़ाया था पहला क्वेश्चन। न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद से खाना बना लेते हैं। मूवमेंट जो होती है नॉन मोटाइल, हिल नहीं सकते। रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होते हैं। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, मल्टीसेल्ड यूकेरियोट सारे आते हैं। वहीं अगर एनिमल सेल्स की बात करें विदाउट द सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती और एंड प्लास्टिड नहीं होता। न्यूट्रिशन जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। मूवमेंट जो होती है हाईली मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रिप्रोडक्शन दोनों तरीके का होता है, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी होता है। इसमें स्पॉन्जेस आ जाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, मल्टीसेल्ड यूकेरियोटिक सारे आ जाते हैं। बात करें तो ये ह्यूमन आइज़ है और ये आपकी बी की आई है। तो एक यहाँ पर रहते, जैसे आपको ये लग रहा होगा जैसे इसने हेडफोन डाला हुआ, पर ये इसकी आई है, ठीक है ना। तो दो तो साइड ऑन में रहती हैं, तीन आपका इस तरफ रहती है जो दिख नहीं रही होंगी, छोटी होती है यहाँ पर। तो देख लीजिए, मैंने बताया था बीज एज द 5 आइज, एल एज द 2 लार्ज आइज आइदर साइड ऑफ द इट्स हेड। तो क्या होता है, दो तो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं जो आइदर साइड्स में होती हैं, लेफ्ट एंड राइट की तरफ। एंड द 3 सिंपल और द ऑसेली आइज ऑन द टॉप ऑफ द हेड, और तीन होती हैं आपकी हेड की तरफ, बहुत छोटी सी होती है। द 2 लार्ज आइज आइदर साइड ऑफ इट्स हेड आर मेड ऑफ द लॉट्स ऑफ द टिनी लेंसेज दैट ईच पीसेस टुगेदर वाइड इमेज। आपके क्या वाइडर इमेज फॉर्म करती है, क्योंकि कई सारे लेंसेज लगे होते हैं, तो इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो वाइडर हो जाती है। जो एंगल बन जाता है वो कैसा बन जाता है, ज़्यादा का बन जाता है, ऑफ वट द बी कैन बी सी। दिस इज नोन एज द कंपाउंड आइज। इन्हें क्या बोला जाता है, कंपाउंड आइज बोला जाता है। तो ये हमेशा याद रखना आप लोग। तो ये जो चैप्टर था इतना ही था, होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जो आपका PDF होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बगल में आपको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसके अलावा इस वीडियो को मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगा, जहाँ पर आप लिंक को पा सकते हैं। वहाँ पे लिंक मैं डाल दूंगा यूट्यूब वीडियो का, और वहाँ से भी आप वीडियो को कर सकते हैं, देख सकते हैं। और शेयर जरूर करें, आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी हम है, वहाँ पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।